सो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास फोर्थ, जिसके अंदर आज हम ग्रुप्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, काउंटिंग ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया है कि काउंटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। पार्ट वन हमने कंप्लीट किया है। पार्ट वन में हमने क्या सीखा काउंटिंग ग्रुप्स के अंदर कि संडी डेटर्स क्रेडिटर क्या होते हैं, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग ग्रुप्स किन्हें कहते हैं, मास्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है। आज हम आगे के ग्रुप्स की बात करेंगे। देखो, मैं आपको पूरी ग्रुपिंग बताने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। जितनी भी ग्रुपिंग आप देखोगे ना टैली में, अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं, आइदर इट इज कैपिटल और एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी। जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे ना इन पांचों के अंदर पढ़ोगे। तो जितनी भी अकाउंटिंग आप देखोगे वो सारी इन्हीं पांचों ग्रुप से रिलेटेड होंगी। या तो कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लाइबिलिटी, इन्हीं पांचों पे लेके चलना है। तो जो भी आप ग्रुप आप पढ़ोगे तो देख लेना, स्टडी करो ना तो उसको देखना, उसके अंदर या तो कैपिटल होगा या एसेट या एक्सपेंस या इनकम या लाइबिलिटी। ये प्राइमरी ग्रुप ही होते हैं सारे। ठीक है, इन्हीं से मिलके सारे ग्रुप्स बनते हैं, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी हो। तो अब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप्स का मैंने आपको बताया था 28 होते हैं। फ्री डिफाइंड हमारे कितने होते हैं अकाउंटिंग ग्रुप्स? 28 टैली के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन कौन सा ग्रुप होता है, या पहले मैं आपको मेजर ग्रुप बता देता हूँ क्या क्या होता है। पहले अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एसेट क्या होता है। एसेट के बारे में जानते हो आप? एसेट को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। हिंदी ऐसी है हमारी। ठीक है। संपत्ति। तो एसेट का सिंपल सा मतलब होता है संपत्ति जिसको हम ओन करते हैं, जो हमारी होती है, जिसपे हमारा राइट होता है। जिसपे हमारा क्या होता है, राइट होता है, जिसपे हमारा अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? असेट। एक बिजनेस पे किस चीज पे हमारा अधिकार हो सकता है, किस पे हमारा राइट हो सकता है? सोचो। जो हमारा कैश है क्या वो हमारा असेट होगा? वो हमारी संपत्ति है। जो हमारा बैंक में पड़ा पैसा है वो भी हमारा होगा। जो हमारी लैंड है वो हमारी होगी। जो हमारा ऑफिस है वो हमारा असेट होगा। ऑफिस में जो फर्नीचर यूज हो रहा है जैसे कि लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, क्या ये सारे मेरे असेट होंगे? ठीक है। तो याद रखना, असेट वो चीज होती है जिसपे हमारा अधिकार होता है। कोई भी चीज जिसपे हमारा अधिकार होता है उसको हम एसेट कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एसेट के टाइप कितने होते हैं। मेनली दो टाइप के एसेट होते हैं। एक होता है करंट एसेट, सेकंड इज फिक्स एसेट। इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है, फाउंडेशन है। तो बहुत जगह आप करंट एसेट्स, फिक्स एसेट सुनोगे तो आपका मतलब अगर पता होगा ना तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे इसके अंदर। अब एसेट में करंट एसेट और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? करंट का मतलब क्या है? ऐसा एसेट जो विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाए, विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश, वो क्या होता है हमारा करंट एसेट्स। फिक्स एसेट क्या होता है? जो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इवन इस पे डिप्रिशिएशन लगता है। डिप्रिशिएशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश, जरा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या कैश अकाउंट को मैं करंट एसेट कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। करंट एसेट्स में कैश अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट मेरे करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट मेरा करंट एसेट्स में आ गया। थर्ड मेरा करंट एसेट्स में क्या आएगा? क्या मैं सन्ड्री डेटर्स को करंट एसेट्स में रख सकता हूं? बताओ। सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करे थे कर, करे होंगे तो ध्यान दिया होगा सन्ड्री डेटर्स के नीचे छोटा सा लिख के आ रहा होगा करंट एसेट्स। यही नोटिस करने वाली चीज है, आपको नोटिस करनी होती है।
सन्डी डेटर्स क्या होता है पहले तो मैं वो समझाता हूँ। जब आप ये मतलब समझ जाओगे ना इसका, क्योंकि लोगों को ये पता है ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप में आता है कौन है ये नहीं पता। कौन से कस्टमर आते हैं इस ग्रुप में? देखो बिजनेस में दो टाइप का डील होती है, दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती है सेल्स की, परचेज की, किसी भी चीज की। एक होती है कैश बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेस पे। तो जिन कस्टमर को माल उधार देते हैं उसी का डेटा हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो जिनके भी आप नाम लिख रहे हो ना, इसका मतलब उसको हमने माल उधार दिया, उसकी पेमेंट तो ना करिए, अभी सेल ही करिए, उधार है उसका। तो जितने भी आपके संडे डेटर्स में मिलेगी लिस्ट कस्टमर की, वो कस्टमर है जिनसे हमें पैसा लेना है। तो हमारे उधार दे रखे हैं हमने उनको, तो उनको क्या कहते हैं हम? सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में कौन से कस्टमर आएंगे? जिनसे हमें पैसा लेना है। तो क्या वो हमारे करंट असेट्स नहीं हुए? क्योंकि हमारा पैसा उनके पास, हमने माल बेचा है, तो हमें पैसा तो चाहिए ना उसके रिटर्न में। तो हमारा पैसा अभी तक आया नहीं है, लेकिन उस पैसे पे जो कस्टमर हमें देंगे उस पर अधिकार हमारा ही है। कस्टमर का थोड़ी ना, हमारा अधिकार है। तो हमारा अधिकार है तो मेरा असेट हुआ, और ये करंट असेट हुआ, क्योंकि एक साल में तो पैसा आ ही जाएगा मेरे पास। नहीं आएगा तो उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल सिनेरियो मान के चलते कि एक साल में तो पैसा आ ही जाएगा आराम से। आ जाएगा तो हमारा सन्डी डेटर्स क्या होता है? करंट असेट्स। हमेशा याद रखना सन्डी डेटर्स करंट असेट्स होता है। अब फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट समझ में आ गया? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे पेटी कैश। पेटी कैश भी नाम से एक चीज देखो, PETTY CS। पेटी कैश होता है छोटा मोटा कैश, जो अकाउंटेंट को दिया जाता है ताकि डेली रूटीन के जो खर्चे हैं वो मैनेज कर सके खुद से। ठीक है, अकाउंटेंट को पैसा भी दिया जाता है अलग से खर्च करने के लिए कंपनी में। फिक्स एसेट है जो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, जिसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि इसकी वैल्यू टाइम के साथ डाउन होती है। क्या होता है फिक्स एसेट्स को? बता दो। कार, बाइक, अगर आप अपनी कंपनी के लिए ले रहे हो, ठीक है, कोई भी लैंड हो गई, लैंड नहीं रखेंगे इसमें, कार बाइक हो गई, कोई भी फर्नीचर हो गया, ठीक है, हमने कोई ऑफिस खरीदा है, तो ये सारी क्या मेरी फिक्स एसेट्स में आएंगी? फिक्स एसेट्स में ही आएंगी। भाई क्या मेरा इन चीजों पे अधिकार नहीं है? मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा इन चीजों पे अधिकार नहीं है? कार बाइक फर्नीचर ऑफिस, मैंने ऑफिस के अंदर लैपटॉप लेके आया हूँ, और माउस लेके आया हूँ, प्रिंटर मैंने लिया है ऑफिस के लिए, तो क्या ये मेरे एसेट्स नहीं है? ये मैंने खुद खरीदे हैं, और इन पे अधिकार भी मेरा ही है। लेकिन क्या मुझे रिटर्न मिल रहा है इन सबसे? नहीं। तो ये किसके लिए? लॉन्ग टाइम के लिए है। मैं कभी इनको कैश में कन्वर्ट भी नहीं करूंगा। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, कैश में कभी कन्वर्ट नहीं होते। और अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जल्दी से नहीं होंगे। हम जब ये बिल्कुल स्क्रैप हो जाते हैं तब उनको कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं फिक्स एसेट, जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग्स हो गया। ठीक है, इसमें आप मेंशन कर सकते हो, लैंड हो गया, बिल्डिंग्स होगी, हमारी बिल्डिंग्स जो है, लैंड्स जो है, सारी क्या है? फिक्स एसेट्स होती है। क्लियर है? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स कर लोगे। अब इसमें एक चीज आती है जो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज डेप्रीशिएशन। व्हाट इज डेप्रीशिएशन? नाम सुना है इसका अभी? डेप्रीशिएशन का सिंपल सा मतलब है रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, और वैल्यू ऑफ आवर फिक्स एसेट्स will be decreased over a period of time। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब है जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। कभी बाइक स्कूटी का इंश्योरेंस खोलना, उसमें लिखा होता है डेप्रिशिएटिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप देखोगे, जैसे कि सपोज करो आपने कोई कार परचेज करी, नई गाड़ी खरीदी 2026 में, क्या 2027 में उसकी वैल्यू वही रहेगी? डिक्रीज होती है। ये जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, इसी को डेप्रिसिएशन कहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये कुछ टाइम तक उनकी ये डिक्रीज होती है कुछ टाइम तक। आप इसका रिबेट भी ले सकते हो डेप्रिसिएशन का, हर साल 15%, 6 साल तक।
एज पर द गवर्नमेंट नोट 6 साल के बाद किसी भी एसेट पे 90% डेप्रिसिएशन लग जाता है, मतलब 90% वैल्यू इसकी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको जीएसटी में बताऊंगा कार का एक सीन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या कार पे, बाइक पे, मोटर व्हीकल पे जो जीएसटी मिलती है उसको हम इनपुट में ले सकते हैं, ये तब बताऊंगा मैं, अभी नहीं। ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है डिक्रीज होती है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। अब इसमें दो तरीके की डेप्रिसिएशन हो सकता है, एसएलएम, एक होता है डब्ल्यूडीबी। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद रखो तो अच्छा है, नहीं रखो तो वही है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज लाइक सिंपल इंटरेस्ट और डब्ल्यूडीबी इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे सपोज करो 2020 में मैंने कोई कार खरीदी जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, इसमें 10% डेप्रिसिएशन लिख रहा है, तो 2021 के अंदर इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 9 लाख। फिर 2022 में इसकी वैल्यू कितनी हुई? 8 लाख। 2023 में कितनी होगी इसकी? 7 लाख। तो 23 तक वैल्यू इसकी 7 लाख हो गई। या फिर 2022 तक वैल्यू इसकी 8 लाख हो गई। अब ये एसएलएम के अकॉर्डिंग है, डब्ल्यूडीबी के अकॉर्डिंग है, जो आपकी वैल्यू बचता है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये तो जो जब हमने खरीदी थी, एक्विजिशन वैल्यू, मतलब एक्विजिशन मतलब जब खरीदी थी उस पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा उसके अमाउंट पे। तो 10 लाख में खरीदी तो 10 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है। इसमें 2020 में हमने खरीदी, सेम 10 लाख की खरीदी, 2021 तक इसकी वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए। ठीक है। अब 2022 के अंदर जो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 10% ही लगेगा, लेकिन 10 लाख पे ना लग के 9 लाख पे लगेगा। तो 90 हजार रुपए माइनस होंगे, तो इसकी वैल्यू 8,10,000 हुई। 10,000 एक्स्ट्रा आई, तो इससे हमारे असेट की वैल्यू इंक्रीज रहती है, कम डिक्रीज होती है डब्ल्यूडीवी से। एसएलएम से ज्यादा डिक्रीज होती है। दोनों में रिटर्न डाउन वैल्यू की, रिटर्न डाउन होकर जो वैल्यू आएगी उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो पहले लगा डेप्रिसिएशन डे वन से वही डे एंड तक लगेगा। क्लियर है इसमें? ये असेट की कहानी है थोड़ी, समझ लेना। ठीक है, करंट एसेट और फिक्स एसेट मैंने आपको बता दी, समझ में आ गया ना अच्छे से? अब इसके बाद हम बात करते हैं करंट और फिक्स एसेट्स के बाद। एक एसेट्स होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है नॉन टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट का मतलब होता है टच करना, टेंजेबल वर्ड का मतलब क्या है? टच करना। तो जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सब क्या है, टच कर सकते हैं, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश हो गया। लेकिन नॉन टेंजेबल क्या है कि वो जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनपे हमारा अधिकार होता है, हमारा एसेट होता है। क्या ऐसा कोई एसेट आप जानते हो? नहीं जानते, मैं बताता हूँ। गुडविल के बारे में सुना है? गुडविल क्या होती है? गुडविल इज लाइक ए रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन होते हैं किसी बिजनेस की। आज टाटा ग्रुप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे स्टार्ट करेगा सेल्स हो जाएगी उसकी, क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है टाटा ग्रुप की, इसलिए। दूसरा, ट्रेडमार्क के बारे में सुना है? ट्रेडमार्क मोहर होती है। पेटेंट के बारे में, पेटेंट जैसे मैं दवाइयों का काम करता हूँ, मैंने कोई शुगर की दवाई निकाल दी, उसको लेके एक हफ्ते बाद शुगर खत्म हो जाएगी, तो वो दवाई कोई और नहीं बना पाएगा। मैं पेटेंट ले लूंगा उसको, वो सिर्फ मेरी कंपनी ही बनाएगी, और कोई बनाएगा नहीं पूरी दुनिया के अंदर, इसको कहते हैं पेटेंट। तो पेटेंट मेरा असेट है, तभी तो मैंने बनाने से मना कर दिया। ठीक है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कोई लाइसेंस हो गया इस तरीके का जो मुझे ही मिलेगा। जैसे मेरी वेबसाइट है अकाउंट्स एडवाइजर.इन, मैंने ले लिया अकाउंट्स एडवाइजर.इन मेरी रहेगी, तो कोई और उसको यूज ही नहीं कर सकता। तो मैंने क्या ले लिया, राइट ले लिए उस वेबसाइट के। ठीक है। ट्रेडमार्क जैसे आपने बीआईएस का लोगो देखा होगा, आईएसओ का लोगो देखा होगा, कंपनीज के अंदर होता है आईएसओ का लोगो, तो ट्रेडमार्क्स होते हैं। ये सारे नॉन टेंजेबल एसेट है, दिखते नहीं है लेकिन हमारे एसेट्स हैं, हम टच नहीं कर सकते लेकिन हमारे एसेट्स हैं। क्लियर एसेट? द सेकेंड इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? ये भी दो तरीके की होती है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आपको सिर्फ ये समझना है पहले लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी इज लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हिंदी में इसको दायित्व कहते हैं कि आपका दायित्व क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सपोज करो आज आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, ट्रेनिंग के लिए आए, तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ,
ये मेरी लाइबिलिटी है। सपोज करो आपने अपने बिजनेस में किसी सप्लायर से माल खरीदा है। अब माल खरीदा तो उसको पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना। तो क्या वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है? तो लाइबिलिटी वो चीज है जिससे हमें चुकाना पड़ता है, जिसको हमें दायित्व बनता है हमारा उसको पे करना। आपने लोन लिया है किसी से तो उसको चुकाना आपकी लाइबिलिटी है। समझ में आ गई लाइबिलिटी में क्या है? तो लाइबिलिटी में हमारा क्या आता है? कल ही बढ़ाया आपने। क्या आएगा लाइबिलिटी में? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनको हमने माल लिया है ना इससे। इसमें कौन से सप्लायर है जिनसे हमने माल लिया भी पैसे नहीं दिए? उधार वाले इसमें भी सारे। तो उनको पैसे देना है इसलिए लाइबिलिटी में शो। कैपिटल अकाउंट के बारे में जानते हो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बताया है मैंने आपको। कैपिटल अकाउंट होता है जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं, अपना मनी लगाते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज और हर बिजनेस। जो ओनर अपना पैसा लगाता है ना बिजनेस के अंदर उसको कैपिटल बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। पैसे को पूंजी बोलते हैं ना, कैपिटल को पूंजी बोलते हैं एक्चुअली। ये याद रखना, कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो कम अंडर लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है ना, कंपनी ने तो पैसा लिया अपने ओनर से। ओनर, और मैंने बताया था ना, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी एजम्पशन रूल के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल लाइबिलिटी के अंदर आते हैं, वो रूल नहीं होता तो नहीं आती। समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी समझ में आ गई पूरी। अब एक चीज और आता है इसमें, आता है ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर है, व्हेन बिजनेस ओनर विदड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज। जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकालता है अपने खुद के यूज के लिए, ठीक है, जैसे उसको कहीं घूमने जाना है, जैसे उसको कहीं घूमने जाना है, उसको खुद को पर्सनल घूमने जाना है, ट्रैवलिंग के लिए जाना है, उसको ट्यूशन फीस देनी है अपने बच्चों की, ठीक है, या कोई भी खर्चा है जो अपने खुद के खर्चे के लिए दे रहा है, कंपनी से उसका कोई वास्तविकता नहीं है, रिलेशन नहीं है कंपनी से उसको कोई, तो हम उसको किसमें डालेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट में। इट इज ऑल्सो कम अंडर कैपिटल अकाउंट। नाउ टेल मी व्हाई। देखो मैं बता, अगर किसी ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, ठीक है, अब उसने 2 लाख रुपए साल में निकाल लिए अपने खर्चे के लिए ड्राइंग अकाउंट, तो ये ड्राइंग अकाउंट में से हम उस 10 में से माइनस करेंगे, तभी तो 8 लाख की वो बचेगी कैपिटल। भाई 10 दिए थे आपने, 2 रुपए, 2 लाख रुपए निकाल लिया आपने, तो 8 लाख की बची, तो ये दोनों कैपिटल के अंदर ही आते। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? लाइबिलिटी क्लियर है, असेट क्लियर है पूरा अच्छे से। असेट और लाइबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। अब हमारा क्या बच गया? देखो हमने कैपिटल फिनिश कर दिया, कैपिटल समझ में आ गया आपको, तो असेट कंप्लीट, लाइबिलिटी कंप्लीट, एक्सपेंस और इनकम बच गई बस। ये भी करा दूंगा जी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ खाली, मतलब क्या कि जब ग्रुप बताऊंगा ना तब उनके नाम आएंगे, तो आप समझने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा ग्रुप है ये, और ये ग्रुप किस लिए काम बना है। जो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ग्रुप बताते हैं, डेफिनेशन बताते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते, हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। और अगर आपने एक बार अकाउंटिंग ग्रुप सीख लिया तो टैली में 50% अकाउंटिंग आपने कर ली। तो ये सारा खेल ग्रुपिंग का है, ग्रुप गलत होते रिपोर्ट गलत है। और अच्छी रिपोर्ट बनेगी जब मल्टीपल ग्रुप जनरेट करना सीखोगे, जब आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाओगे। देखो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड एक डेटा है, स्टैंडर्ड क्या है, पढ़ाई है, कि मैंने आपको बता दिया कि टैली में अकाउंटिंग इस तरीके से। लेकिन जब फील्ड में आप काम करोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने दिमाग से, आपको आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपके पास कई बार बिल आएगा, बिल में आपको क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगी, रेट नहीं होगा, ढंग से मेंशन होगा तो दिखेगा नहीं, तो क्या करोगे?
क्वांटिटी में अमाउंट के अंदर से क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ज्यादातर कैलकुलेशन जीएसटी एनालिसिस में करनी पड़ती है हमें। आईटीसी मैच करते हैं या फिर वेंडर रिकंसिलिएशन होता है, कस्टमर रिकंसिलिएशन होता है, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो हमें ये इसलिए बेसिक अच्छे से सीख रहा था कि वो चीज अच्छे से कर सके। क्लियर है इतना 8 लाख रुपए? अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस की हम बात करते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, देखो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है अमाउंट पे। अब ये दो तरीके से होते हैं एक्सपेंस। एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। आपको आज मैं सारे ग्रुप बता रहा हूँ, आपको आज सारे ग्रुप स्टडी करने हैं, क्योंकि आज स्टडी करोगे तो पूरा टाइम चला जाएगा। फिर कल आपको प्रैक्टिस करनी है इसको। प्रैक्टिस डेटा आपको मिल जाएगा और आपको चीजों बता दें। एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से आता है। देखो नाम से पता चलता है, जो डायरेक्ट रिलेटेड है, जो इनडायरेक्ट रिलेटेड है। अब बात आ रही है किस चीज में डायरेक्ट और किस चीज में इनडायरेक्ट। जो प्रोडक्ट है ना, ध्यान से समझना, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ, उस हैक से आप समझ जाओगे कहाँ पे हम समझ रहे हैं। जो प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेंस जो होंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस को हम डायरेक्ट कहें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरा बिजनेस है कपड़ों का, मेरी गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, अब उसमें मैं डेनिम जींस बनाता हूँ। अब डेनिम जींस बनाने के लिए जितना मेरा खर्चा आएगा वो सारा डायरेक्ट में आएगा, और बनाने के बाद का खर्चा सारा इनडायरेक्ट में आएगा। तो सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा खर्चा है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो जो फैक्ट्री के अंदर हम तनख्वाह देते हैं मजदूरों को, देखो, एक होते वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, जो कि किनको मिलती है? फैक्ट्री में मिलती है मजदूरों को। इसको किए किसमें आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और एक होती है सैलरी, जो ऑफिस में काम करने वालों को मिलती है। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आई? नहीं है। मेरा काम है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, डेनिम जींस बनाता हूँ मैं। डेनिम जींस बनाने के लिए मैंने मशीन्स लगा रखी है। उन मशीन्स में काम करते हैं मजदूर, और जो मजदूर काम करते हैं उनके बदले उनको पैसे मिलेंगे, जिसको मजदूरी कहते हैं। मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, पता ही है आपको, मजदूरी कहते हैं। तो वो मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो मजदूर जींस को तैयार कर रहे हैं, उस डेनिम जींस को। अब वो जींस तैयार हो गई, अब वो बेचने के लिए जाएगी। उसको बेचने के लिए सेल्समैन जाएंगे, ऑफिस में बैठ के सेल्स पे कॉल्स पे बात करते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको क्या देते हैं? उनको भी तो पैसे ही देते हैं ना महीने के। उनको कहते हैं सैलरी। उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों डाला गया? क्योंकि वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है, उसके बाद वो खर्चा है। प्रोडक्ट बनने तक का जो खर्चा है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बनने के बाद इनडायरेक्ट। इसलिए जो वेजेस होती है वो हमेशा मजदूरी होती है, जो फैक्ट्री में मिलती है वर्कर को, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होती है। क्लियर है? इसी तरीके से एक कंफ्यूजिंग जो हमें हमेशा करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? सोचो। देखो सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट बनने तक का खर्चा सारा डायरेक्ट में आता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का है, क्योंकि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, मशीनों पे काम हो रहा है प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का हो जाएगा। और अगर ये ऑफिस का है, ऑफिस का भी तो बिल आएगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर कुछ भी ना बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन कर देना, और ये बोल देता है कि फैक्ट्री का बिल है तो डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करना। समझ में आया? ये कंफ्यूजिंग है, जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो वेजेस हमेशा मजदूरी हो गई। तो अब इसके बाद आ जाता है, देखो मैक्सिमम खर्चे इनडायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट कुछ ही होते हैं। ऑफिस रेंट क्या आएगा? बताओ, डायरेक्ट आएगा इनडायरेक्ट आएगा? इनडायरेक्ट। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट आएगा। पोस्टेज, जो पोस्ट कराने का खर्चा है ये
ये भी इनडायरेक्ट आएगा, पोस्ट ऑफिस का एनवेलप पे कुछ भेज रहे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड तो है ही नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा वही डायरेक्ट आएगा। उसके अलावा हमारा मार्केटिंग कॉस्ट क्या आएगी, ये बताओ। तो मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किस में आएगा, इनडायरेक्ट ही है। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट है, प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब उसकी मार्केट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट के अंदर ही आएगा। ऑफिस रेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये आती तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, लेकिन कई बार अगर आपको एंट्री में ये मिल गया कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल होगा जो मेन प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, तो वो डायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, हालांकि उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं बोलते, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं जब माल हमारा तैयार हो गया कहीं बाहर दूसरी सिटी में, हमारा कोई कस्टमर उसके पास पहुंचा भेज रहे हैं। एक होता है फ्रेट या कैरेज, ये सब नाम आप सुनोगे, फ्रेट, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, तीनों का मतलब अलग अलग होता है। कैरेज का मतलब वैसे तो जब हम समुद्र से कोई चीज बेचते हैं वो होता है, पर अभी के लिए मैं आपको एक ही बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्रेट और कैरेज का मतलब होता है किराया भाड़ा, जो रेंट, जैसे ट्रांसपोर्ट की चीज जा रही है ना, ऐसे ही। तो ये देख लेना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। अगर फैक्ट्री का है रेंट तो डायरेक्ट है, नहीं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, ये बात करो। इसमें पहला लेजर है वेजेस पेड, ये क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस मजदूरी होती है। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री का है, ऑफिस का नहीं है। फैक्ट्री से रिलेटेड भी डायरेक्ट ही आते हैं। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस डायरेक्ट आएगा कि पूछो क्यों। फ्यूल एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट आता है, लेकिन पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस है तो पावर का हो गया, जनरेटर लग रहा है। अगर ये जनरेटर लगभग फैक्ट्री में लगेगा फैक्ट्री की मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, तो पावर एंड फ्यूल को वैसे, अब इसमें मेंशन नहीं है तो फ्रेट इनवर्ड आ गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट कॉस्ट, देखो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट। जॉब वर्क चार्जेस पेड मतलब काम कराने के लिए जो देते हैं, जैसे फैक्ट्री में मैं डेनिम जींस का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको तो कुछ प्रिंट है जो मुझे बाहर से करवा के लाना है, तो प्रोडक्ट के लिए ही है, वो तैयार नहीं हुआ अभी, तो जॉब वर्क कहते हैं उसको, वो भी डायरेक्ट आएगा। प्रोडक्शन लेबर डायरेक्ट, पैकिंग चार्जेस मैन्युफैक्चरिंग दे रखे हैं ना नीचे, तो डायरेक्ट ही आएगा। सैलरीज इनडायरेक्ट, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट, टेलीफोन इनडायरेक्ट, इंटरनेट इनडायरेक्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट, कन्वेंस इनडायरेक्ट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस ये भी इनडायरेक्ट, ऑडिट फीस ये भी इनडायरेक्ट होगी। लीगल एंड प्रोफेशनल फीस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे इनडायरेक्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये डायरेक्ट है, मशीन्स की रिपेयर और मेंटेनेंस होगी ना, ऑफिस में जिन्स की तो करेंगे नहीं हम मेंटेनेंस। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट, कमीशन पेड इनडायरेक्ट, कुरियर इनडायरेक्ट, पोस्टल एंड टेलीग्राम एक्सपेंस इनडायरेक्ट, सिक्योरिटी इनडायरेक्ट, ये सारे इनडायरेक्ट है। सॉफ्टवेयर एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट है। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये इनडायरेक्ट के अंदर है, तो ये सारे इनडायरेक्ट के अंदर है। लेबर वेलफेयर ये डायरेक्ट में आएगा। लेबर का मतलब क्या हो गया, मजदूर हो गया ना, तो लेबर मतलब डायरेक्ट में। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ये भी डायरेक्ट में आएगा। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब होता है ट्रक से माल चढ़ाते हैं उतारते हैं, तो ऑफिस में ही होता है। ठीक है, एक्सपेंस फैक्ट्री में डायरेक्ट आएगा। फ्रेट चार्जेस और रॉ मटेरियल डायरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको एक एक करके मेंशन करना है, भी मैंने आपको बता दिया, और फिर भी अपने अकॉर्डिंग इसको मेंशन करोगे। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू भी इसी तरीके से होता है। रेवेन्यू कह लो या इनकम कह लो एक ही बात है, उसमें भी डायरेक्ट होता है और उसमें इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट जो हम सेल करके लेके आते हैं वो तो क्या होती है, डायरेक्ट इनकम हमारी। ऑटोमेटिकली जो कि इनडायरेक्ट जान लेते हैं क्या होती है, जैसे आपको बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो क्या वो आपकी इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, आपको कमीशन इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव हुआ है किसी प्रोडक्ट पे आपने, ठीक है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। और तीसरा, आपको कोई डिस्काउंट मिला है पार्टी से, डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो इनडायरेक्ट आपकी है।
इन शॉर्ट कोई भी ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनडायरेक्ट होगी। जैसे एफडी से पैसे आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो भी इनडायरेक्ट होगी। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट? तो जरा मैं आपको अब एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ ग्रुप्स की। ये ग्रुप है टेलीग्राम में, ध्यान से समझना है इनका। देर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स एंड टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम, ठीक है। आउट ऑफ 28, 15 आर प्राइमरी, 13 आर सब ग्रुप और सेकेंडरी। इसमें सबसे पहले आता है ब्रांच और डिवीजन। ब्रांच और डिवीजन में मतलब क्या है, अगर हमारी कोई दूसरी ब्रांच है उसमें हम पैसे बेचते हैं, माल बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो उसका लेजर बनाएंगे दूसरी ब्रांच के नाम से, और उसके जो ग्रुप होएगा वो क्या आएगा, ब्रांच या डिवीजन। समझ में आई ये चीज? उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्लियर है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइबिलिटी के अंदर आएगा। करंट असेट्स, देखो आपको सब पता है, सारे ग्रुप पता है। करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर जो है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। तो नॉन करंट होगी जो बहुत लंबा लोन होगा, जो सिंडिकेटर है वो करंट लायबिलिटी में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स असेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेस्टमेंट का क्या है कि अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका लेजर बनाएंगे, उसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट मेंशन करेंगे। लोन एंड लायबिलिटी, मतलब हमने किसी से लोन लिया है, जब भी हम किसी से लोन लेंगे तो लोन एंड लायबिलिटी में रखेंगे, क्योंकि वो हमें पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी है। मिसलेनियस एक्सपेंस होता है प्री ऑपरेटेड एक्सपेंस से, छोटे मोटे खर्चे कह सकते हैं उसको। जैसे कोई छोटा मोटा खर्चा है, 50-60 रुपए का, 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो आप मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल सकते हैं। परचेज अकाउंट, जब भी परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट का लेजर, उसका ग्रुप परचेज अकाउंट बनाएंगे ताकि सारी परचेज को एक साथ ट्रैक कर सके। ऐसे सेल्स अकाउंट का ग्रुप कब बनाएंगे, जब सेल्स का लेजर बनाएंगे ताकि सारी सेल्स को ट्रैक कर सके। ये आगे जाके पढ़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या है, मान लो हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में भी पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसका ग्रुप क्या रखे, तो जब समझ में नहीं आता तो सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे उसका ग्रुप, उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में उसको ठीक भी करना है। सस्पेंस अकाउंट को ऐसे नहीं रखना, एक हफ्ते में 10 दिन में सारे सस्पेंस अकाउंट क्लियर करने हैं। फिर आता है बैंक अकाउंट। कोई भी बैंक अकाउंट का लेजर बनाने, HDFC, SBI, ICICI, PNB, उसका ग्रुप बैंक अकाउंट। बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओडी पता है क्या होती है, बैंक से लिमिट मिलती है, नाम सुना आपने? देखो बैंक क्या करता है, आपकी बिजनेस के बेस पे आपको लिमिट दे देता है। जैसे उसने आपको 5 लाख की लिमिट दे दी, तो 5 लाख की लिमिट का मतलब है कि 5 लाख तक का बैलेंस आप अपने बैंक अकाउंट पे कभी भी ले सकते हो। आपका 5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जितनी लिमिट आप यूज करोगे उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे महीने में मैंने 50,000 लिमिट यूज करी 5 लाख की, तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 5 लाख पे लगेगा। ठीक है, उसको कहते हैं लिमिट देना, कि आपको दे तो दिया ऑफर, लेकिन जब तक आप उसको ओके पे क्लिक नहीं करोगे या ट्रांसफर नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तब तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कैश इन हैंड, जो भी कैश अकाउंट होता है वो कैश इन हैंड के अंदर ही आता है। डिपॉजिट एसेट, हमने कहीं भी ऐसी जगह हमारा एसेट है जो डिपॉजिट करा रखा, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितने भी टैक्स के लेजर बनेंगे सब किस में आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे जीएसटी हो गया, TDS हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सारे किस में आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लोन एंड एडवांस असेट्स, अगर अभी तक तो हमने देखो लोन लिया था तो लोन एंड लायबिलिटी था, अब लोन हम दे रहे हैं तो लोन एंड एडवांस असेट्स। जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी चाहिए थी एडवांस कई बार, तो सैलरी लेते कंपनी से तो लोन एंड एडवांस में रखना है। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन होता है कोई भी ऐसा खर्चा जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, जिसको हमें बुक करना इसी मंथ में जरूरी है, फ्यूचर एक्सपेंस कह सकते हैं उसको। अब ये कैसे होता है, देखो ध्यान से समझो। सिंपल सा मतलब है, आज अब अगस्त चल रहा है, पिछले महीने जुलाई थी, जुलाई की सैलरी एम्प्लॉय को कब मिलती है, अगस्त में मिलती है, लेकिन होती तो जुलाई की है। जब आप अगस्त में उसको रिकॉर्ड करो, पेमेंट अगस्त में कर रहे हो तो पेमेंट अगस्त में ही करोगे, लेकिन वो अगस्त की पेमेंट नहीं है ना, वो तो जुलाई की है। ऐसे जब आप मार्च में पेमेंट करोगे तो फरवरी की पेमेंट है, मार्च की पेमेंट तो अगले साल जाएगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो इसलिए हम प्रोविजन यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर सैलरी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बहुत सारी चीजें होती है अकाउंटिंग के अंदर। तो प्रोविजन का मतलब क्या है कि हम खर्चा बुक कर लेंगे उसका अभी जुलाई के अंदर ही, और उसको पे किया नेक्स्ट मंथ ये दिखा देंगे। मतलब हम बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखेगा
कि प्रोविजन हमने रख रखा है कि 50,000 हमें सैलरी देनी है, तो 50,000 प्रोविजन फॉर सैलरी हमारे पास है, नोट डाउन है। तो हमने पे कर दिया है, कंपनी के अकॉर्डिंग हमने पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में पे नहीं किया, एक्चुअल में अगस्त में ही करेंगे। तो प्रोविजन फ्यूचर एक्सपेंस के लिए होता है। रिजर्व एंड सरप्लस, कि अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट हुआ है और हमने रिजर्व में लग रखा कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए, कल को क्या इमरजेंसी आती है बिजनेस में, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? फिर आता है सिक्योर्ड लोन। ऐसा लोन जो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिला है, जैसे गोल्ड लोन होता है, जैसे प्रॉपर्टी लोन होता है, होम लोन होता है, सारे क्या सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा होता है? इसके नीचे है अनसिक्योर्ड लोन, जो बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है, जैसे हम दोस्तों से ले लेते हैं पैसे, या फिर आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी जहां पे लोन मिल जाता है ना ऑनलाइन, वो अनसिक्योर्ड लोन होती है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है, ROI। उसके पास स्टॉक इन हैंड की, आपके पास कितना स्टॉक बचा है, कितना आपके पास आइटम प्रोडक्ट बचा हुआ है आपकी कंपनी में, दैट इज स्टॉक इन हैंड। सन्ड्री क्रेडिटर क्लियर है, डेटर क्लियर है, पूरे ग्रुप क्लियर है। ये 28 ग्रुप थे आपके, हो गए कंप्लीट। समझ में आए? तो ये तो क्या है, ये तो आपके 15 ग्रुप आ गए, 13 ग्रुप ये है आपके। अब देखो प्री डिफाइंड ग्रुप और ग्रुप, आपको सब पता होगा। बैंक अकाउंट किसके अंदर आएगा? करंट असेट्स के अंदर आएगा। मैं बताया था करंट असेट्स में बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट लोन एंड लाइबिलिटी में आएगा। कैश इन हैंड करंट असेट, डिपॉजिट असेट भी करंट असेट्स में आएगा। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लाइबिलिटी में आएगी, पे करने पड़ेगा टैक्स हमें, हमारी लाइबिलिटी बनेगी। लोन एंड एडवांस असेट भी करंट में, प्रोविजन हमारा लाइबिलिटी पे बनेगी। मैंने बोला ना कि हमने बुक कर लिया तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी उसको पे करना, तो करंट लाइबिलिटी में आएगी ना ऑटोमेटिकली। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सिक्योर्ड लोन लोन्स एंड लायबिलिटी में आएगी। स्टॉक इन हैंड करंट एसेट्स में आएगी, वो भी हमारा एसेट ही है। अनसिक्योर्ड लोन भी लोन्स एंड लायबिलिटी में। प्राइमरी ग्रुप कैन नॉट बी डिलीटेड। क्लियर है ग्रुप्स एंड टेली प्राइम? कोई डाउट है इनके अंदर? इन 28 ग्रुप्स के अंदर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? अब आपको ये 28 ग्रुप्स वन बाई वन स्टडी कर दे अच्छे से, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल कर सकें। अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में हम फ्लो पकड़ लेंगे। तो अभी आपको ग्रुप्स एंड टेलीग्राम आपका क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको आज इन 28 ग्रुप्स को स्टडी करना है। क्लियर है? कर लोगे? फिर